हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए जय हिंद। आप सभी का एसपी ठाकुर क्रेजी ट्रिक क्लासेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हर्यकवंश। हर्यकवंश को बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पहले बात की थी 16 महाजनपद पर। तो जिसने ये वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण रहेंगे। कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे, बहुत ही विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, मगध साम्राज्य स्थापना और विस्तार। तो जो मगध का पहला राजवंश है वह कौन सा स्थापित होता है? हर्यक वंश स्थापित होता है। इसके बाद में हर्यक वंश के बाद में शिशुनाग वंश को जानेंगे। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद में जानेंगे नंद वंश। ठीक है, इसके बाद में मौर्य वंश स्थापित होता है। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहला राजवंश कौन सा स्थापित होता है? हर्यक वंश, जो कि कब से कब तक 544 ईसा पूर्व से लेके 412 ईस्वी ईसा पूर्व तक शासन करता है, जिसमें बिम्बिसार बिम्बिसार का लड़का अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद में उदयन, उदयन के 3 पुत्र क्रमशः शासन करते हैं। तो इनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए पहले देखते हैं हर्यक वंश। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? बिम्बिसार था। कौन था? बिम्बिसार था। और बिम्बिसार ने हर्यक वंश में कब से लेकर कब तक शासन किया है? तो 544 ईसा पूर्व से लेके 492 ईसा पूर्व तक बिम्बिसार शासन करता है। अब बात आती है, जो बिम्बिसार है, बिम्बिसार ने राजगृह नामक नगर की स्थापना की थी और इसे ही वह राजधानी बना लेता है। तो हर्यक वंश की राजधानी क्या है दोस्तों? राजगृह। बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। पहली बात तो संस्थापक किसी वंश का और उसकी राजधानी और अंतिम शासक, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। अंतिम शासक, संस्थापक, राजधानी और राजधर्म, ये आपको वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों, जो बिम्बिसार रहता है यह राजगृह नामक नगर की स्थापना करता है और इसे ही अपनी राजधानी बना लेता है। और दोस्तों, जो राजगृह है इसे गिरिब्रज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिरिब्रज भी बोलते हैं, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ये आप याद रखो, गिरिब्रज कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ था? 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। दोस्तों, जो इसका राजधर्म रहता है वह कौन सा रहता है? जैन धर्म। यह जैन धर्म का अनुयायी होता है। ठीक है। बात की जाए कि जो बिम्बिसार है, बिम्बिसार को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? तो उसे शरणक, शरणक कहा जाता था। शरणक का मतलब क्या होता है? सैनिक। जैन साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य में बिम्बिसार के लिए शरणक नामक उपाधि दी गई है। तो ये आप याद रखोगे। ठीक है। बात आती है दोस्तों कि जो बिम्बिसार है, बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में 16 महाजनपद थे। तो अंत में ये सभी महाजनपद मगध महाजनपद में विलीन हो जाते हैं, जो कि मगध की विस्तारवादी नीति का शिकार होते हैं। तो जो बिम्बिसार है, बिम्बिसार के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण रहता है उसके वैवाहिक संबंध। ये वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को और ज़्यादा बढ़ाता है, और विजयों के माध्यम से भी। तो दोस्तों, ये एक के बाद एक 3 राजवंशों की पुत्रियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, जिसमें बात आती है पहले नंबर पर तो जो वैशाली। तो जो वैशाली के लिच्छवी वंश की शासक होते हैं कौन? चेटक। चेटक की पुत्री होती है कौन? चेलना। चेलना के साथ में दोस्तों ये विवाह करता है कौन? बिम्बिसार। बिम्बिसार विवाह करता है। और पहले जो बिम्बिसार रहता है यह बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है। लेकिन चेलना से प्रभावित होकर यह कौन से धर्म में आ जाता है? जैन धर्म में आ जाता है। जैन धर्म में आ जाता है और फिर इसको ही राजधर्म बना देता है। और दोस्तों, जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी है कौन? चेलना। चेलना से ही अजातशत्रु, अजातशत्रु नामक पुत्र का जन्म होता है, जो कि अभी इसका नेक्स्ट शासक बनेगा अपने पिता को मार करके। इसके बाद में दोस्तों, ये जो वैशाली की राजकुमारी थी कौन? चेलना, ये इनकी दूसरी पत्नी थी। यह इसकी कौन सी पत्नी थी? दूसरी पत्नी थी। ये आप याद रखोगे। दूसरी पत्नी से इसका पुत्र पैदा होता है कौन? अजातशत्रु। जो इसकी पहली पत्नी थी वह कौन सी?
कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौन थी? महाकौशला थी। महाकौशला बिंबिसार की पहली पत्नी थी, जो कि कहाँ की थी? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और दोस्तों जैसे ही इनसे विवाह संबंध स्थापित करता है तो इसे दहेज में कौन सा? काशी का प्रांत प्राप्त होता है। तो ये आप याद रखोगे कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार को काशी का राज्य कैसे प्राप्त होता है? तो दहेज में प्राप्त होता है। और कौन देता है? तो प्रसेनजीत देता है अपनी बहन महाकौशला से विवाह करने के उपलक्ष्य में। इसके बाद में दोस्तों यह तीसरा, और जो काशी है, काशी से लगभग वैसे 1 लाख रुपए की आय प्राप्त होती थी। तो ये आप याद रखोगे कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार को काशी दहेज में प्राप्त होता है, जिससे उसके लिए 1 लाख रुपए की आय प्राप्त होती है। इसके बाद में दोस्तों ये तीसरी शादी करता है मध्य प्रदेश, जिसे पंजाब बोलते थे, पंजाब की राजकुमारी थी कौन? क्षेमा। क्षेमा से यह विवाह करता है। इसके बाद में महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। तो बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके जो अंग महाजनपद था उसे यह मगध में मिला लेता है। तो ये भी आप याद रखोगे कि अंग को किसने मिलाया था? तो बिंबिसार ने मिलाया था। और किसे पराजित करके? ब्रह्मदत्त को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसके बाद में जो बिंबिसार है दोस्तों, बिंबिसार गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का समकालीन था। मैंने आपको बताया कि जो शुरू में होता है बिंबिसार, बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, लेकिन अपनी पत्नी, जो दूसरी पत्नी होती है चेलना, पहली पत्नी होती है चेलना से प्रभावित होकर के या फिर जैन धर्म को अपना लेता है। तो ये भी आप याद रखोगे कि जो बिंबिसार है वह किस किस के समकालीन था? तो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन था। दोस्तों जो बिंबिसार है, बिंबिसार का बहुत ही प्रसिद्ध राजवैद्य होता है जीवक, बहुत ही प्रसिद्ध जीवक होता है, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ होता है। तो जो अवंती के राजा थे कौन? चंद्रप्रतोप। चंद्रप्रतोप पांडु रोग, जिसे पीलिया रोग बोलते हैं, पांडु रोग पीलिया रोग से प्रभावित थे। तो इनके उपचार के लिए बिंबिसार अपने राजवैद्य जीवक को भेजता है और उसे ठीक कर देता है कौन? जीवक। इसके बाद में जो बिंबिसार का लड़का होता है कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है और इसके बाद में यह हर्यक वंश का दूसरा शासक बनता है। ठीक है, जो कि अजातशत्रु है किसका लड़का था? पहली रानी होती है कौन? चेलना। चेलना का लड़का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट शासक की बात करेंगे तो अजातशत्रु, तो जो कि अजातशत्रु 492 से लेके 460 ईस्वी तक हर्यक वंश में शासन करता है। बात की जाए दोस्तों कि जो हर्यक वंश है इसको पितृहंता वंश भी बोलते हैं। पितृहंता वंश, पितृहंता वंश इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन शासकों ने अपने ही पिता को मारकर राजगद्दी प्राप्त की थी, तो इस वंश को पितृहंता ही बोलते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि पितृहंता वंश किसे बोलते हैं? तो पितृहंता वंश किसे बोलते हैं? हर्यक वंश को ही बोला जाता है। देखिए दोस्तों जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु की उपाधि भी क्या है? कुणिक। क्या है? कुणिक या पितृहंता। पितृहंता इसलिए कि इसने अपने पिता को मारा था। दोस्तों यह अपने पिता के बहुत ही विपरीत होता है, क्योंकि आप देख रहे हो, कंपेरिजन करना आप कि जो जिस टाइम पे बिंबिसार के टाइम पर राजधर्म क्या होता है? जैन धर्म होता है। तो यह उनके बिल्कुल एकदम अपोजिट बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण देता है। तो आप याद रखोगे कि अजातशत्रु के टाइम पर धर्म क्या रहता है? राजधर्म बौद्ध धर्म रहता है। राजधानी दोस्तों वही रहेगी, राजधानी राजगृह ही है, यह राजधानी में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, जो अजातशत्रु है वह वैशाली की राजकुमारी चेलना, जो कि किसकी? चेटक की बहन है। चेटक की बहन बिंबिसार की दूसरी पत्नी का पुत्र था। तो ये आप याद रखोगे कि अजातशत्रु किसका पुत्र था? जो वैशाली की राजकुमारी थी चेलना, जो कि चेटक राजा की बहन थी। तो बिंबिसार की जो दूसरी पत्नी थी उसका यह लड़का था। दोस्तों जो अजातशत्रु रहता है इसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है वज्जी संघ पर विजय। वज्जी संघ मतलब वैशाली पर विजय। और यह वैशाली है दोस्तों, वैशाली इसका ममियारा है, यहाँ इसके मामा है, क्योंकि जो इसकी माता है ना कौन? चेलना, वह कहाँ से थी? वैशाली थी, वैशाली से थी। देखिए यहाँ पे लिखा है बिंबिसार की दूसरी पत्नी का पुत्र था, फिर भी उसने वैशाली पर आक्रमण किया। जो वैशाली की राजकुमारी थी चेलना, चेलना के बावजूद होने के बावजूद भी यह वैशाली पर आक्रमण करता है
और उस पर विजय करता है। अब इसमें आते हैं कि फिर भी उसने वैशाली पर आक्रमण किया तथा रसमूसल महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग करके वैशाली को जीत लिया। अब बात आती है कि जो रथमूसल और महाशिलाकंटक ये हथियार हैं या क्या होते हैं, तो मूवी आई थी कौन सी, बाहुबली। बाहुबली मूवी में दोस्तों ये दोनों हथियारों का प्रयोग किया गया है। जो बाहुबली होता है ना, वह महाशिलाकंटक का उपयोग करता है, मतलब यह पत्थरों को फेंकने वाली मशीन होती है, आपने देखा होगा। उसमें वह लाल चादर बांध के सेना में फेंकता था, उसमें बारूद लगा के और आग लगाते थे। और ये जो रथमूसल होता था यह रथ के आगे लगा होता था, जो कि एक नुकीला टाइप का होता था, जो सैनिकों को मारने के बहुत ही ज्यादा काम आता था। देखिए जो इसकी महत्वपूर्ण विजय होती है वह कौन सी होती है, बज्जी संघ पर विजय होती है। दोस्तों बज्जी संघ पर विजय यह 36 कुलों का एक संघ होता है। जो बज्जी होता है या 36 कुलों का संघ होता है, जिसमें 9 लिच्छवी होते हैं, 9 मल्ल होते हैं, 9 काशी होते हैं और 9 कौशल राज्य शामिल होते हैं। जो बज्जी संघ पर विजय होती है, इसका जो मंत्री होता है कौन, वर्षकार। वर्षकार वर्षकार को अजातशत्रु महावीर स्वामी के पास में भेजता है, सॉरी महात्मा गौतम बुद्ध के पास में भेजता है, गौतम बुद्ध के पास में भेजता है। और गौतम बुद्ध के परामर्श पर यह 3 वर्ष वैशाली में रहता है। 3 वर्ष वैशाली में कौन रहता है, जो इसका मंत्री है कौन, वर्षकार। किसके परामर्श पर, गौतम बुद्ध के परामर्श पर 3 वर्ष वैशाली में रहता है। और अंततः 16 वर्ष के संघर्ष के बाद यह बज्जी संघ पर विजय प्राप्त करता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विजय है इसकी, बहुत बार पूछी गई है कि बज्जी संघ पर विजय किसने की थी, तो अजातशत्रु ने की थी, ये आप याद रखोगे। इसके बाद में दोस्तों जो अजातशत्रु है, इसने कौशल पर आक्रमण कर जो प्रसेनजीत को पराजित किया था, और जो उसकी पुत्री थी कौन, बाजीरा से विवाह किया था। अब ये प्रसेनजीत कौन है, तो आपको पता होगा प्रसेनजीत की महारानी थी कौन, महाकोशला। महाकोशला से बिंबिसार शादी करता है, जो कि बिंबिसार की पहली पत्नी थी। तो एक टाइप से ये मामा हुए ना प्रसेनजीत, किसके, अजातशत्रु के। लेकिन यह आक्रमण करता है और कौशल को जीतता है, लेकिन इनमें क्या हो जाते हैं, वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। जो बाजीरा होती है प्रसेनजीत की पुत्री, उसकी शादी अजातशत्रु से हो जाती है, तो उनमें मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाते हैं। मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होने के बाद प्रसेनजीत कौशल पर शासन करता रहता है, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात प्रसेनजीत की मृत्यु हो जाती है। प्रसेनजीत की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद में फिर अजातशत्रु का कौशल राज्य पर अधिकार हो जाता है। तो ये आप याद रखोगे, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं दोस्त, एक एक करके सभी ये आपको याद रहने चाहिए। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों जो अजातशत्रु है, अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखोगे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और कब, तो 8वें वर्ष, अजातशत्रु के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में अजातशत्रु के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो ये भी आप याद रखोगे कि 4 संगीतियां हुई हैं ना बौद्ध धर्म में। तो पहली कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। और किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद में दोस्तों जैसे ही अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था, उसी प्रकार बिंबिसार अजातशत्रु को भी इसका लड़का होता है कौन, उदयन मारकर राजगद्दी प्राप्त करता है। तो जो अजातशत्रु की हत्या है वह कौन करता है, उदयन करता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट शासक कौन बनता है, उदयन बनता है। देखो दोस्तों शुरू से ही आदत रही है कि अपने ही करते हैं, अपनों से अपनेपन की अभिलाषा, लेकिन अपनों ने ही बदली है शुरू से अपनेपन की परिभाषा। कोई हो दोस्तों, बाहर के इंसानों को आपके जख्म पता नहीं रहते हैं, जब भी जख्म देते हैं तो कोई अपना ही देते हैं। आप इतिहास में भी देख रहे हो, इतिहास भी शुरू से सिखा रहा है कि जो भी करते हैं सब कौन करते हैं, अपने ही करते हैं। ठीक है, तो संभल कर चलिएगा,
क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर पिता और पुत्र का कैसा संबंध होता है, लेकिन आप समझ ही रहे होगे। इसके बाद में नेक्स्ट शासक होता है उदयन, जिसे उदयभद्र भी कहा जाता था, जो कि 460 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है। दोस्तों देखिए, पहले जैन धर्म बिंबिसार के उसमें रहता है, राजधर्म, बौद्ध धर्म में आ जाता है अजातशत्रु के टाइम काल पे, और जो उदयन होता है यह भी अपने पिता के एकदम विपरीत जाता है और फिर से जैन धर्म को राजधर्म बना देता है। तो आप याद रखोगे, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। जो उदयन होता है, उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाता है, जो कि बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल के टाइम पर राजगृह राजधानी हुआ करती थी, तो उसको यह बदल कर क्या राजधानी बना देता है, पाटलिपुत्र राजधानी बना देता है। जो दोस्तों पाटलिपुत्र है, या इसकी स्थापना कौन करता है, उदयन करता है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है, तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पर की थी, तो गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जिसे कुसुमपुर नगर भी कहा जाता है। तो आप याद रखोगे कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है, तो कुसुमपुर नगर है। देखिए, गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह की जगह पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। तो ये आप याद रखोगे दोस्तों। और अगर आप हैंड राइटिंग नोट्स परचेज करना चाहते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 62 65 43 90 90 इस पर आप मैसेज कर देना, तो मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद में दोस्तों, उदयन की हत्या एक व्यक्ति के द्वारा कर दी जाती है छुरा घोंप कर। उसके बाद में जो उदयन के पुत्र होते हैं क्रमशः कौन, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक बारी बारी से शासन करते हैं, और अंततः 412 में हर्यक वंश समाप्त हो जाता है। दोस्तों इन तीनों पुत्रों को भी पितृहंता कहा गया है, ये आप याद रखोगे। जो इसके 3 पुत्र हुए हैं, इनको भी पितृहंता कहा गया है। अब दोस्तों इस वंश में क्या चल रहा था, एक के बाद एक ये अपने पिता को मार करके शासन प्राप्त कर रहे थे। तो जो जनता होती है दोस्तों, जनता हटा करके जो शिशुनाग नामक अमात्य होता है, इसको शासन राजा बना देती हैं, और फिर इसको ही किया जाने लगता है शिशुनाग वंश के नाम से जाना जाने लगता है। हर्यक वंश के स्थान पर कौन सा वंश स्थापित होता है, शिशुनाग वंश स्थापित होता है। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है कि किसी वंश का संस्थापक और उसका अंतिम शासक। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, नागदशक था, जिसे पुराणों में दर्शक भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में शिशुनाग वंश स्थापित होता है। तो शिशुनाग वंश 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी तक रहता है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक लेके आएंगे। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।